हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 240 से 245 के बारे में देखेंगे। इसमें नीलामी की निष्पक्षता, भुगतान और शर्त और पुनः बिक्री की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसा कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 240 से 245 की तरह नीलामी की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए उद्देश्य से लागू की गई है। जब किसी डिफॉल्टर की भूमि या अचल संपत्ति को बकाया राजस्व या किराए वसूल हेतु नीलाम किया जाता है तो यह धाराएं सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और समय पर भुगतान हो। यदि खरीदार भुगतान करने में विफल रहता है तो संपत्ति की पुनः बिक्री को स्पष्ट तरीका होना चाहिए। धारा 240 नीलामी में भाग लेने पर प्रतिबंध। कोई भी अधिकारी जिसे नीलामी प्रक्रिया में कोई अधिकार, कर्तव्य या नियंत्रण प्राप्त है तो वह स्वयं या वैसे अधीनस्थ व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकते। वे संपत्ति की बोली नहीं लगा सकते और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस संपत्ति को खरीद सकते। एकमात्र बात, यह प्रतिबंध राज्य सरकार या कोर्ट ऑफ वार्ड्स की ओर से की गई बोली पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर तहसीलदार स्वयं नीलामी की निगरानी कर रहे हैं तो वह या उनका कर्मचारी उस संपत्ति की खरीद में रुचि नहीं ले सकते और इससे नीलामी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहती है। धारा 241 नीलामी रुकवाने की स्थिति। अगर डिफॉल्टर भूमि की नीलामी से पहले बकाया राशि चुका देता है तो नीलामी स्थगित कर दी जाती है और यह भुगतान निम्न व्यक्तियों में से किसी को किया जाता है, जैसे नियुक्त राजस्व संग्रहकर्ता, उपखंड अधिकारी या स्वयं कलेक्टर। यह प्रावधान डिफॉल्टर को अंतिम समय तक राहत पाने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अगर नीलामी की तारीख 1 अगस्त है और डिफॉल्टर 31 जुलाई को बकाया चुका देता है तो नीलामी नहीं होगी। धारा 242 खरीदार द्वारा अग्रिम जमा और डिफॉल्टर की स्थिति। जो व्यक्ति नीलामी में उच्चतम बोली लगाता है और विजेता घोषित होता है तो उसे उसी समय बोली राशि का 25% जमा कराना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता था उसी समय संपत्ति फिर से नीलामी में रख दी जाती है। इसके परिणाम क्या होता है? पहले नीलामी से हुई लागत तो दोबारा बिक्री से मूल्य में घाटा होता है और वह उस डिफॉल्ट करने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा। यह वसूली भी बकाया राजस्व की तरह की जाएगी। मोहन ने 1 लाख की बोली लगाई लेकिन तुरंत 25,000 नहीं जमा किया। संपत्ति अगली बार 90,000 में बिकी तो 10,000 का घाटा और पहले ही लागत मोहन से वसूली जाएगी। धारा 243 खरीद मूल्य की पूर्ण अदायगी। नीलामी में सफल खरीदार को 15 दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय में पूरा पैसा जमा कराना होता है। अगर नहीं भुगतान किया जो 25% पहले जमा किया गया था और वह जब्त कर लिया जाएगा। बिक्री की लागत उस राशि में से काट ली जाएगी। संपत्ति फिर से नीलाम की जाएगी और खरीदार को उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, राज ने नीलामी के लिए 50 रुपये जमा किए पर शेष 1.5 लाख रुपए 15 दिन में जमा नहीं किया तो उसका अग्रिम जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति पर फिर से नीलाम की जाएगी। धारा 244 पुनः बिक्री से हुई हानि की जिम्मेदारी। अगर संपत्ति की पुनः बिक्री पर मिलने वाली राशि पहली बार घोषित बोली राशि से कम होती है तो दोनों के बीच का अंतर उस खरीदार से वसूला जाएगा जिससे पहले बोली जीतकर बाद में भुगतान नहीं किया। यह अंतर भी राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, पहली नीलामी 2 लाख में हुई लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण दूसरी नीलामी 1,70,000 से हुई तो 30,000 की हानि उस पहले खरीदार से वसूली जाएगी। धारा 245 पुनः नीलामी से पहले उद्घोषणा। यदि नीलामी को स्थगित किया गया है धारा 239 के तहत या खरीदार ने भुगतान नहीं किया और पुनः बिक्री होनी है तो धारा 242 के तहत तो दोबारा नीलामी से पहले नई उद्घोषणा करना अनिवार्य है। यह उद्घोषणा उसी प्रकार से होगी जैसे पहली नीलामी से पहले की गई थी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना और नए संभावित खरीदारों को मौका देना है। धाराएं 240 से 245 यह सुनिश्चित करती है कि भूमि या अचल संपत्ति की नीलामी पूरी तरह से न्यायपूर्ण, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो और
नीलामी निजी लाभ नहीं कमा सकते और डिफॉल्टर को अंतिम मौके तक राहत का अवसर दिया जाता है और खरीदारों को समय पर भुगतान की सशर्त का पालन करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वह न केवल पुनः नीलामी करे बल्कि डिफॉल्टर करने वाले खरीदार से नुकसान की भरपाई भी करे। इन नियमों को यह स्पष्ट होता है कि भू-राजस्व अधिनियम 1956 राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने हेतु एक निष्पक्ष और उत्तरदायी प्रणाली का निर्माण करता है। धन्यवाद।